हेलो एनआईएस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, बहुत समय से क्या एनआईएस की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री जैसा एक सब्जेक्ट था, ये हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें हम लोग आपको क्या है इंग्लिश मीडियम का भी अवेलेबल करा देंगे, वो भी हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रसायन विज्ञान एनआईएस बोर्ड NIOS बोर्ड, ठीक है, क्लास 12th। और ये जो चैप्टर है ये भैया पहला चैप्टर है आपका, बहुत ध्यानपूर्वक समझ के करना, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट रहेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, अगली वीडियो नहीं देख पाओगे, राइट। तो कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखो इसमें कुछ चीज़ें ब्रह्मांड में, ठीक है, तो ध्यान रखना। ब्रह्मांड में मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी ज़्यादा है, ठीक है। अब आप लोग 8 ग्रह पढ़ते होंगे, कितने पढ़ते होंगे? 8 ग्रह पढ़ते होंगे। लेकिन क्या है, पहले वास्तव में अभी भी 9 ही ग्रह हैं, ठीक है, जो कि क्या निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो लिखा है ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, ये ग्रह, ठीक है, ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, मैंने यहाँ पर अब लिखा है, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं निरंतर। देखो ये सूर्य है सपोज, और ये 9 ग्रह हैं। देखो प्लूटो हटा दिया गया, एक ग्रह था, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 2 2 4 2 6 7 8 और एक 9। देखो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह होते हैं जो गोल हों, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हो, ठीक है, तो वो ग्रह होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो चपटे हो गए, और सूर्य की जो परिक्रमा है, परिक्रमा मतलब होता है, ठीक है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, ठीक है, उसको परिक्रमा कहते हैं। तो कुछ ग्रह देखो समझना, कुछ ग्रह बहुत दिनों बाद क्या है, बहुत समय, लाखों करोड़ों साल उनका टाइम लग रहा था सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। ये जो जिसमें प्लूटो था, प्लूटो क्या है, हटा दिया है, ठीक है जी, प्लूटो हटा दिया, तो इसलिए क्या है वो 8 ग्रह बने हैं। वास्तव में 9 ही, तो आप लोग 8 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, कोई सुनिए, ठीक है। परिक्रमा करते हैं। इन सभी ग्रहों का निर्माण द्रव्य और ऊर्जा से हुआ है। किससे हुआ है? द्रव्य से हुआ है और ऊर्जा से हुआ है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य में अभी देखो, अगर मैं द्रव्य की बात करता हूँ, ठोस आएगा, द्रव आएगा, द्रव और गैस आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये है हमारा है द्रव्य, ठीक है। द्रव्य और द्रव में अंतर यही है, ध्यान रखना। ठोस, द्रव, गैस, समझ में आया? सूर्य की जो परिक्रमा कर रहे हैं, निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं भैया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे से बात करते हैं थोड़ा बच्चों। अब यहां पर क्या है, सूर्य परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, ये सूर्य की, देखो दोबारा से बताता हूं, ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, ये ग्रह सूर्य की निरंतर परिक्रमा करते हैं। इन सभी ग्रहों का निर्माण द्रव्य तथा ऊर्जा से हुआ है, ठीक है जी। इनका निर्माण द्रव्य तथा ऊर्जा से हुआ है। इतनी चीज को आप लोग क्लियर कर लो भाई, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब द्रव्य की बात कर लेते हैं। द्रव्य में भार होता है जो कि स्थान घेरता है, ठीक है। द्रव्य में भार होता है जो कि स्थान घेरता है, ठीक है। अगर द्रव्य की परिभाषा हम बात कर लेते हैं, द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य के अंदर क्या होता है? द्रव्य के अंदर भार होता है, जो भार क्या है, ऊर्जा को क्या है, कंज्यूम करेगा, यानी घेरेगा। अब ऊर्जा अदृश्य होती है, ठीक है, जो कि क्या स्थान घेरता है। इतनी चीज समझ लेना ना, ऊर्जा अदृश्य होती है जो केवल अनुभव की जा सकती है, ठीक है। ऊर्जा अनुभव की जा सकती है भाई, ध्यान रखना। और बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संभव नहीं है, बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कोई काम करने ले जाऊं और मेरे अंदर ताकत ही ना हो, मेरे अंदर ऊर्जा ही ना हो, तो बताओ होगा? अब देखो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को आप लोगों ने अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से उतारना। पहले ब्रह्मांड लिखेंगे, यूनिवर्स, फिर उसके बाद 2 चीजें बन के आएंगी हमारे पास, ठीक है। पहले द्रव्य बनेगा, दूसरी ऊर्जा बनेगी, ठीक है। अब देखो द्रव्य के अंदर क्या होता है? पदार्थ और मिश्रण, ठीक है भाई, इस चीज को समझो, ठीक है। पहला पदार्थ हो गया, दूसरा हमारा मिश्रण हो गया, ठीक है। अब पदार्थ भी 2 चीजों में टूटेगा, तत्व में टूटेगा और यौगिक में टूटेगा। किस में टूटना है? तत्व में और यौगिक में। पदार्थ दो भागों से मिलकर के बना है,
तत्व और यौगिक। ठीक है, अब तत्व को भी हम 3 भागों में तोड़ेंगे, धातु, अधातु और उपधातु। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, अब यौगिक में 2 चीजें होते हैं, कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। राइट, अब क्लियर हुआ ना। अब देखो मिश्रण की अगर हम बच्चों बात करते हैं, मिश्रण में क्या है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। इतनी चीज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है। अब देखो ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैंने यहाँ पर लिखा है ये धातु है, तत्व का भाग है, ये धातु को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से। देखो धातु की बात करते हैं, वे तत्व जिनमें चमक, आधात वर्ध्यता, तन्यता आदि के गुण पाए जाते हैं, ये विद्युत। ठीक है, यानी तत्व वे, धातु वे होते हैं जिनमें चमक होती है। अगर मैं लोहे को काटूं या मैं देखो जिससे Na सोडियम होता है ना, तो अभी अब बहुत अच्छे से ध्यान से समझना बेटा आप लोग, तो उसके अंदर चमक होती है। आधात वर्ध्यता, आधात वर्ध्यता का मतलब होता है यानी अगर आप किसी लोहे की सीट को पीट रहे हैं तो पतले पतले चादरों में बदल जाएगा, उसको बोलते हैं हम आधात वर्ध्यता। तन्यता यानी किसी तार को अगर हम खींच रहे हैं तो वो तन्यता है, उसको तन्यता बोलते हैं। आदि के गुण पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब होता है कंडक्टिविटी, यानी सूर्य इसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों का क्या है, आवागमन आसानी से हो जाएगा और इसके अंदर विद्युत आसानी से क्या है, बहेगी। ठीक है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण लगा लेते हैं हम, सोडियम हो गया, Fe मतलब लोहा हो गया, Ag मतलब सिल्वर, यानी सिल्वर हो गया, चांदी के लिए बोलते हैं। अधातु की अगर हम बात करते हैं, वे तत्व जिनमें क्षण भंगुरता का गुण पाया जाता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पर विद्युत के कुचालक का मतलब जिसके अंदर क्या है, विद्युत नहीं बहेगी। कार्बन, कोयला, फास्फोरस यानी पी। देखो कार्बन, सी से कार्बन होता है, कार्बन होता ना, कार्बन उसको हम डिनोट किससे करते हैं, हम सी से। सी का मतलब कार्बन, कोयले को बोलते हैं। फास्फोरस पी। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास अधातु की बात में। अब बात करते हैं हम उपधातु की। किसकी बात करते हैं हम, उपधातु। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब देखो उपधातु की बात करते हैं, एनआईएस वालों, इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, सारी चीजें मैं आप लोगों को समय समय पर कवर करा दूंगा। देखो उपधातु में वे तत्व जिनमें धातु तथा उपधातु के गुण पाए जाते हैं, यानी धातु भी होगी वो और उपधातु भी होंगे, धातु व उपधातु दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं भाई। ठीक है, उन्हीं को हम उपधातु कहा जाता है। उदाहरण है हमारे पास आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, चलो भाई आगे की ओर बढ़ेंगे। यौगिक की बात करते हैं हम। यौगिक क्या होते हैं भाई, वे पदार्थ जिनमें तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जब तत्व यौगिक बन जाते हैं तो तत्वों के समस्त गुण समाप्त हो जाते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक जैसे तत्वों से बनेंगे, निश्चित अनुपात होगा, ज्यादा नहीं होगा। जैसे 2 मीटर है तो 2 kg है तो 2 kg डलेगा, 3 kg डाल दोगे तो खराब हो जाएगा। वे तत्व जिनमें एक तत्व के निश्चित अनुपात होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जब तत्व यौगिक बन जाते हैं तो तत्वों के समस्त गुण उनके अंदर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भाई ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वाटर है, वाटर है, ठीक है, H2 यौगिक की तो है, H2 मतलब पानी को बोलता है भाई, ये पानी का सूत्र है। यहाँ पर H क्या है, हाइड्रोजन है, कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा, और O मतलब ऑक्सीजन है। अब ये 1:8 के अनुपात में मिलेंगे तो क्या है, हाइड्रोजन गैस थी और ऑक्सीजन भी गैस थी। ठीक है, ये दोनों गैस का अपने गुण खो दिया और पानी का निर्माण कर लिया। सिंपल सी बात ये है ना। जब तत्व यौगिक बन जाते हैं, क्या, जब तत्व यौगिक बन जाते हैं तो तत्वों के सभी गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना। अब जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, NaCl नमक को ही तो कहते हैं। अब देखो अगर मैं नमक के अंदर से 2 चीजें निकालूंगा, Na, अगर Na और Cl को मैं निकाल दूता हूँ, ये आप खा सकते हो, ये तो बम्बार्डमेंट कर देगा, बम है एक तरह का, हवा में निकालोगे तो फट जाएगा। और क्लोरीन एक हमारी गैस है, ध्यान से समझना। ये जब आपस में मिले तो सोडियम क्लोरीन नमक का निर्माण। अब देखो तो मैंने क्या पर लिखा, Na ज्वलनशील है, ज्वलन है, बहुत जबरदस्त ज्वलन है, हवा में निकाल ही नहीं सकते आप, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या है, खतरनाक ही है, जल उठेगा। क्लोरीन विषैला है, क्या है, क्लोरीन विषैला है, Na ज्वलनशील है और क्लोरीन वही जहरीला है। जब इनको आपस में मिला देता है तो NaCl बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और वो नमक है। और नमक के अंदर आयोडीन पाई जाती है, ध्यान रखना। और आयोडीन हमारे जीवन के लिए 1 चम्मच भर काफी है। अब देखो यौगिक की बात हो रही थी ना, यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं भैया, एक होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसमें कार्बन का होना आवश्यक है,
कार्बनिक यौगिक अब से पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं, तो समझ लीजिएगा कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिसमें कार्बन का होना आवश्यक है, और ये क्या है, सजीवों में पाए जाते हैं भैया। किसमें पाए जाते हैं, सजीवों में पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, याद रखना कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें क्या है, CH3COOH होता है, इसी को हम एसिटिक एसिड कहते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब अकार्बनिक यौगिक, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें कार्बन का होना आवश्यक नहीं है और ये निर्जीवों में पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 दोनों ये चीजें। अब मिश्रण अगर हम बात करते हैं, मिश्रण की बात कर लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक, क्लियर होना ना भाई मुझे बताना जरूर आपको समझ में आया है नहीं आया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित मात्रा में मिलते हैं, अब ये नहीं है कि इसके अंदर आप क्या करो कि एक मिश्रित है, वो अलग था। ठीक है, वो अलग था भैया। ठीक है, यानी यौगिक में हम जो 2 चीजें डालेंगे तो वो एक निश्चित में होंगी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं मिश्रण की, ये जरूरी नहीं आप चीनी के अंदर तुम चाय पत्ती कितनी डालोगे, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, ज्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो, बनेगी चाय। हाँ, मीठी बन जाए या थोड़ी गाढ़ी बन जाए, कड़क बन जाए, तो ये है मिश्रण। क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित मात्रा में मिलते हैं या मिलाए जाते हैं तो इनसे क्या होता है, मिश्रण की उत्पत्ति होती है, मिश्रण बनता है भैया। ठीक है, और मिश्रण में मुख्यतः 2 प्रकार होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखो आप समझ लो, समांगी का मतलब एक जैसे होने चाहिए और उनको इतना मिला दे कि क्या है, आंखों से हम उन्हें नहीं देख पाएंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण में समान प्रकार के अवयव वितरित होते हैं, इनको नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जाता। बेटा ये हमारा क्या है, ये जो क्लासेस है ये पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके 2-3 पार्ट बनेंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा था तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। जैसे कि भाई तुम चीनी और पानी को मिलाओ, ठीक है, मिल गया ना, एक गिलास में चीनी और पानी लो, तो घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, तो एक समय आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी चीनी है कौन सा पानी है ना। तो वही हमारा समांगी मिश्रण हो गया, जैसा स्टील हो गया, हवा हो गया। ठीक है, बस ये चीज आप लिख देंगे एग्जाम में। अब देखो विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं हम। विषमांगी में इसमें असमान अवयव वितरित होते हैं और इनको जब, जैसे कि मेरी बात समझ लो, एक गिलास है, इसके अंदर आप पत्थर डालो, घुल जाएगा आपस में, नहीं घुलेगा ना, तो उसी को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। इसमें असमान अवयव वितरित होते हैं और इसको नग्न आंखों से हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की तो बात ही अलग है, दूध हो गया, कंक्रीट हो गया, ये याद रखना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन है, अब यथार्थता। अब यथार्थता किसे कहते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आने का सवाल, आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। पहली बात तो यथार्थ किसे कहते हैं, किसी राशि का प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान मतलब समझ लो, प्रायोगिक मतलब नापने को बोलते हैं। प्रायोगिक मान और वास्तविक मान, जो उसका वास्तविक मान है। सपोज 1 मीटर आपने नापा ना, वो 1 मीटर होगा नहीं। ध्यान रखना चीज का, 1 किलो लिया है ना आपने, तेल लिया है ना, तेल 1 kg सपोज चीनी लिया है, वो 1 किलो होगी नहीं। ध्यान रखना, समझ लो, जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तब आपको बताएंगे। ध्यान रखना, किसी राशि का प्रायोगिक मान और वास्तविक मान के अंतर को हम यथार्थता कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। जितना यथार्थ ध्यान रख, चलो आगे बताऊंगा। यानी किसी राशि का प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर को यथार्थता कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं हम, यथार्थता कहते हैं। यानी किसी राशि का प्रायोगिक मान और वास्तविक मान के अंतर को यथार्थता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यथार्थता कहा जाता है भैया। ठीक है, तो आप लोगों ने याद करना है, किसी राशि का प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर को यथार्थता कहते हैं, है ना। उदाहरण बता देता हूं मैं। उदाहरण यानी क्या है, विरंजक चूर्ण में, देखो ध्यान से समझना बच्चों, जो विरंजक चूर्ण है ना भैया, क्या है, विरंजक चूर्ण है। ठीक है, तो वो क्या है, देखो विरंजक चूर्ण में 30.56 क्लोरीन पाई जाती है, लेकिन जब उसको हम प्रयोग में लाते हैं ना, प्रयोग में नापते हैं ना, तो 30.78 और 30.84 पाई जाती है। और अब मैं इनका अंतर देखो, ध्यान रखना, यानी 30.78 ये तो हमारा क्या है, यानी वास्तविक मान है, और प्रायोगिक मान में हमारा ये है, यानी प्रायोगिक में से वास्तविक घटा दो, प्रायोगिक ये है, ठीक है, और वास्तविक ये है। ठीक है, तो अब देखो ये घटाया तो कितना है, 0.22 आया समझ में। अगर नहीं आया तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो, लो नंबर भी है 8077919179
76। ठीक है। अच्छा, परिशुद्धता क्या होती है? किसी भी राशि की का मापन कितनी गहराई से किया गया है, इसे परिशुद्धता कहते हैं। भाई कितना सटीक हम लोगों ने नापा, परिशुद्धता उसे बोलते हैं। परिशुद्धता किसे कहते हैं? यानी किसी चीज को हम जितनी गहराई से नापते हैं उसको परिशुद्धता कहते हैं। यहाँ यथार्थता कम होती है, वह मान शुद्ध होता है। जहां यथार्थता कम हो, क्या हो? जहां यथार्थता कम होती है वहां पर शुद्ध होता है, वह मान उतना ही शुद्ध होता है भाई। ठीक है। अब बात करते हैं हम सार्थक अंक क्या होते हैं। किसी भी राशि में कुल अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है। किसी भी राशि में कुल अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है। अंतिम सार्थक अंक का मान अनिश्चित होता है। अब देखो ध्यान रखना, 21.5 है। अब इसमें अब देखो इसमें कुछ नहीं है। आपसे पूछोगे कि इसमें बताओ कितने सार्थक अंक है, तो 1 2 3 4, यानी देखो पॉइंट अभी बताऊंगा आ रहे हैं। देखो इन्हें पहले ही आप सार्थक अंक के बारे में समझ लो। यानी किसी भी राशि में कुल अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी राशि में कुल अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। एग्जाम में सिटिंग लिख के आना भैया। अब सार्थक अंकों को हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखो इसको कुछ नोट्स हैं, इनको आप लिखें। सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। 1 2 3, ये देखो सार्थक अंक 3 हो गया ना। अच्छा, 2 अंकों के बीच में, देखो 2 अंकों के बीच में ये और ये आ गया, तो ये सारे सार्थक अंक। देखो ध्यान रखना, क्लियर है? 2 अशून्य अंकों के बीच दशमलव गिना जाता है। ठीक है। ये 4 हो गए, ध्यान रखना भाई इसकी चीज को। 1 2 3 और 1 4। ठीक है, 4 सार्थक अंक है। ठीक है भाई, चलो इस चीज को आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। अब ये जो है मेरा दूसरा, ये दूसरे क्लासेस में आपको मिलेंगे। क्लास सेकंड जो आएगी उसके अंदर ये मूल इकाइयां मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।